लास्ट क्लास में हम लोगों का चल रहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, याद है? इससे पहले की क्लास में हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड और उसके बाद वाली क्लास में होता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन थी द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी एट दैट पॉइंट। नहीं समझे? मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉडी को एम मास की किसी एक बॉडी को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना होता है उस वर्क को ही उस पॉइंट की क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अर्थ के रेस्पेक्ट में क्लियर है ना? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ला रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को। तो इसमें हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, बकायदा याद होगा आप लोगों को कि मान लीजिए अगर कोई आपको बताया जा रहा है कि ये अर्थ है, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि डिस्कशन इसके बाद होगा। उस दिन हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, याद है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने उस दिन डेरिवेशन किया था और डेरिवेशन में एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया था। उसके बाद मैंने बोला था कि हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे, यानी कि अभी डिस्कशन नहीं हुआ है। ठीक है? किस तरह का डिस्कशन नहीं हुआ है? याद करो, कुछ टॉपिक ऐसा था कि इन्फिनिटी से हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके चले थे और अर्थ का मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर मानते हुए हमने कहा था कि इस ऑब्जेक्ट को हम कहां पर ला रहे हैं, यानी कि यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर लाना चाह रहे थे, जो कि कितनी ऊंचाई पे था? यहां से h हाइट ऊपर था। ठीक है ना? अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर था? h हाइट ऊपर। समझ पा रहे हो ना? डेफिनेशन को दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी होता है। फिजिक्स में खासतौर से बार बार आपसे कहता रहता हूं कि आपने अगर आप किसी चीज में फंस रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो उसका सीधा मीनिंग निकल के आता है कि आपने जिस समय थ्योरी पढ़ रहे थे उस समय ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि थ्योरी क्या कह रही है उसको समझना है। थ्योरी ये कहती है कि अगर आप इस पॉइंट पर एम मास की किसी बॉडी की क्या पता करना चाहते हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहते हो। ध्यान सुनना, अब एम मास की किसी बॉडी की, स्मॉल एम मास की किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी होगी, जो कि अर्थ के सेंटर से कितनी दूर है? स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। यानी अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है? h हाइट ऊपर है। ये r है, तो यहां से हम कह सकते हैं स्मॉल r बराबर कैपिटल R प्लस h। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छे। अगर आप यहां पर किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहते हैं तो मुद्दा क्या है? डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि उस मास को, जिस बॉडी की आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहते हैं, उस बॉडी को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, बाद में जब हमने डेरिवेशन किया तो पाया ये कि वर्क करना नहीं पड़ा, बल्कि वर्क क्या हो गया? ऑब्टेन हो गया। वर्क डन और वर्क ऑब्टेन में मैंने आपको फर्क बताया था कि वर्क डन को हम पॉजिटिव मानते हैं और वर्क ऑब्टेन को नेगेटिव। बात समझ रही ना? क्लियर रहती बात? तो इसका मतलब जो ऊपर से जब कोई बॉडी, इन्फिनिटी से जब कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ रही है तो उसको हमें लाना नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो खुद आ जा रही है। और कहाँ आ रही है? मान लीजिए ए पॉइंट पर ला करके हमने उसको छोड़ दिया। हम चाहते हैं यहां पर बताओ उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो बाकायदा हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था इंटीग्रेशन का सहारा लेकर, याद है? बोले तो नहीं हो ना? बहुत अच्छे। वो फॉर्मूला क्या बन के आया था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू आया था माइनस GMM अपॉन आर। याद करो, यही फॉर्मूला बना था, भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि स्मॉल आर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? कैपिटल R प्लस H, तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस GMM अपॉन R प्लस H। बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर कितनी है? और इन्फिनिटी से जैसे जैसे करीब आ रही है तो बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। अगर मैं आपसे नेगेटिव है, नेगेटिव जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और इन्फिनिटी पर कितनी है? 0। तो माइनस में और 0 में कौन बड़ा है? 0। इसका मतलब मैक्सिमम कहां है? इन्फिनिटी पर ही है। 0 मानकर ये मत मान लेना कि मैक्सिमम नहीं है, 0 पर ये मत मान लेना कि इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मींस मिनिमम है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बैठ रहा होगा कि इनफाइनाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। इसका दूसरा मीनिंग वो निकाल रहे होंगे कि मिनिमम होती है। 0 मतलब मिनिमम नहीं है, क्योंकि 0 मतलब वहां पर 0 है और उसके नीचे जितने भी पॉइंट हैं इन्फिनिटी के नीचे उनमें नेगेटिव है, और उसके नीचे हर पॉइंट पर ही नेगेटिव है। इवन यहां पर भी कैसी है? नेगेटिव। अगर यहां नेगेटिव और यहां 0, तो नेगेटिव और 0 में कौन बड़ा हुआ? 0 बड़ा हुआ। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव। ध्यान सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। क्या हमने इससे पहले भी एक वर्ड ऐसा कहीं वर्ड पढ़ा है? याद करो, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, याद है? उसमें बोला होता कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम ये नहीं बोलते कि ये ग्रेटर है या लेसर है,
बल्कि क्या बोलते हैं, लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। बताओ अगर मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, एज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, एज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इंक्रीजेस, एज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इंक्रीजेस, है ना, एज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव। सही है गलत? सही है, वेरी गुड। और एज द डिस्टेंस ऑफ आर इंक्रीजेस या एज द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस मीन्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फार एंड फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यही बात हुई ना? यही मीनिंग निकला ना उस बात का? अगर मैंने बोला कि स्मॉल आर की वैल्यू एज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इंक्रीजेस, मतलब आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सरफेस ऑफ अर्थ से दूर होता जा रहा है। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो अर्थ के सरफेस से इस पॉइंट की दूरी जैसे जैसे बढ़ती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव एंड ए पॉइंट रीचेस at which the gravitational potential energy becomes zero. That point is known as infinity, and the potential energy of that body at infinity will be maximum, which is equal to 0. अगर सारी वैल्यूज माइनस में हो, मैंने कहा यहाँ बैठे हुए 20 लोगों के पास 20 लोगों के नेगेटिव मार्क्स, केवल एक के 0 मार्क्स, तो 0 वाला ही मैक्सिमम मार्क्स पाया है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? या किसी एक के पास या 10 लोगों के पास नेगेटिव में है कोई चीज और एक के पास सिर्फ 0 है, 0, तो भाई 0 वाला अभी भी बेहतर है, नेगेटिव वालों से वो क्या है, ज्यादा ही है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का? बहुत अच्छे। तो सबसे पहली बात आपको ये समझ, इसका मतलब जो हम इससे पहले पढ़ते थे, अब इससे पहले आपको 9th क्लास तक में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई गई है। किस फॉर्म में? फॉर्मूला बताया गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, है ना? क्या बताया था फॉर्मूला? mgh। स्मॉल m मतलब मास ऑफ द बॉडी, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h मतलब, कोई डाउट तो नहीं इसमें? बहुत अच्छे। और फिर हम ये भी सुनते आए थे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है का मतलब यही तो हुआ कि r की वैल्यू बढ़ती है। समझ गए ना? तो वो अभी भी मैं यही बोल रहा हूं, अभी भी कुछ और नहीं बोल रहा, वही बात जो वहां पढ़ी, यानी गलत वहां भी नहीं था। कॉन्सेप्चुअली कभी चीजें गलत नहीं पढ़ाई जाती हैं, सिर्फ क्या होता है कि लिमिटेड लेवल तक ले जाके छोड़ दिया जाता है। मतलब जैसे आपको 9th क्लास तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ mgh बता के छोड़ा गया था, कैपिटल G के टर्म्स में नहीं बताया गया था, मास ऑफ अर्थ से उसका कोई रिलेशन नहीं बताया गया था। सीधे आपको कहा गया कि बॉडी का मास पता होना चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए, कितनी हाइट पर है। जी सबको पता ही होता है, 9.8 होता है। तो इसका मतलब है कि आप क्या निकाल लेंगे आज हमसे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। ना तो वहां आपसे कैपिटल G का जिक्र किया गया, ना कैपिटल M का जिक्र किया गया, ना सेंटर ऑफ अर्थ का जिक्र किया गया। मतलब कुल मिलाकर चीजों को थोड़ा सा लिमिटेड वे में पढ़ा गया। गलत वहां भी नहीं पढ़ा था हमने। वहां भी हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और अभी भी हमारा एक्सप्रेशन यही कह रहा है कि इस स्मॉल आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, या ये कह लो इस एच की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी। बताओ इस एच की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये टर्म घटेगा, और घटती हुई चीज के आगे माइनस लगाओ तो वैल्यू बढ़ती जाती है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। एक तो बात यहां तक हो गई। अब आते हैं स्पेशल केस पर। बार बार याद दिला रहा हूं, याद तो आ रहा है ना? हम पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछली क्लास के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो जी, अगर एक स्पेशल केस लें, स्पेशल केस क्या लें? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के सरफेस पर बात करूंगा तो आप मुझे बताएंगे कि अर्थ के सरफेस पर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर, हाँ सॉरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एच की वैल्यू, स्मॉल एच की वैल्यू 0, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? कोई डाउट हो तो बोलो। तो सीधे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? U सरफेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू -Gmm अपॉन R। बोलो इतने तक में कोई डाउट हो तो? कैपिटल आर, अभी कोई डाउट है? ये सबसे कम है, क्लियर है? क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं अभी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है? सरफेस पर, क्लियर है? बहुत अच्छे। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी, और इन्फिनिटी पर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहां तक भी कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपसे एक सवाल और कर लिया, बड़े ध्यान सुनिएगा। अभी तो मैं कहां से कहां ले जा रहा था ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहा था। तो ये बताता है उस पर्टिकुलर पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जैसे हम 9th में पढ़ा करते थे कि अगर मान लीजिए इस बुक को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप कहते थे सर mgh1 और mgh2 दो चीजें निकालेंगे। एक बार निकालेंगे mgh1
और फिर जितनी आज पढ़ लेंगे वो mgh2 में से mgh1 को माइनस कर देंगे तो वर्क डन निकल आता था। वो वर्क डन ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता था। यानी एक पॉइंट से दूसरे, अगर इंफिनिटी और स्पेशल पॉइंट है तो वो कहलाएगी केवल उस पर्टिकुलर पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कारण क्योंकि इंफिनिटी पर 0 और उसकी माइनस ये m/r। क्लियर रहती बात? तो उनका जो माइनस करके भी चेंज भी आएगा वो भी इतना ही आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहने लगूं कि किसी ऑब्जेक्ट को r1 से r2 पर ले जाना हो, मींस ध्यान से सुनिए, छोड़िए सारी बात, डरिए मत। कहां से लाए थे हम ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी से। कहां लाए थे? ए पर। याद है? भूले तो नहीं हो? बहुत अच्छे। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि मैंने ये पॉइंट लिया था, याद है, P, और ये लिया था Q, याद है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ली थी? dx। और हमने कहा था कि इस समय एट पॉइंट P, बहुत ध्यान से देखिएगा, एट पॉइंट P F कितना था? एट पॉइंट P F इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना था? Gmm/x²। x था। क्यों x था? क्योंकि मैंने P पॉइंट की जो डिस्टेंस ली थी वो यहां से कितनी ली थी? x। याद आ रहा है? कुछ भूले तो नहीं? बहुत अच्छे। Gmm/x²। और फिर हमने क्या किया? इसको इंटीग्रेट किया था। कैसे? अभी नहीं किया था, बल्कि हमने कहा वर्क डन, वर्क डन टू मूव फ्रॉम P टू Q। P से Q तक ले जाने में किया गया वर्क कितने के इक्वल होगा? dw इक्वल टू F इंटू dx। अगर टोटल वर्क निकालना हो तो क्या किया था? याद है? बहुत बढ़िया। टोटल वर्क के लिए हमने फर्स्ट सर इसको क्या कर देता? इंटीग्रेट। ये हो गया था इंटीग्रेशन ऑफ F dx। क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहां सब मिला जुलाकर W इक्वल टू कुछ ऐसा आया था, इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट कहां से कहां तक ली थी हमने? पिछले वाले केस में ली थी इन्फिनिटी टू R। बार बार अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है? इन्फिनिटी टू R का मतलब हम लेके चले ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लाना चाहते हैं A पॉइंट पर, और A पॉइंट की दूरी कितनी है? R। कहां से? अर्थ के सेंटर से। लेकिन मान लो कि मैं आपको इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को नहीं ला रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को ला रहा हूं R1 से R2 पर। ठीक है ना? ये ध्यान दीजिएगा। अब मैंने इसको नाम दे दिया M नहीं नाम देते, चलो RS नाम दे देते हैं। ठीक है ना? RS भी नहीं देते, चलो XY नाम दे देते हैं। ठीक है ना? मैं अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां से कहां ले जाएं? x से y पर ले जाएं। x की डिस्टेंस कितनी मानी? ध्यान दीजिएगा, x की डिस्टेंस मैंने मानी है r1 और y की डिस्टेंस में मान ले रहा हूं कितनी? r2। y की डिस्टेंस कितनी? r2। इतना डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए, नहीं तो सीधे फॉर्मूला बस हो गया था, मेरा जितना होना था ये काम, ये काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी ध्यान से समझिए चीजों को, क्या बता रहा हूं। W बराबर कितना हो जाएगा? अगर मैं आपसे कह रहा हूं बताओ x से y तक ले जाने में किया गया वर्क कितना होगा? x से y तक ले जाने में किया गया वर्क का मतलब ही क्या हुआ? x की पोटेंशियल एनर्जी माइनस y की पोटेंशियल एनर्जी। कुछ बात समझ में आ रही ना? कोई डाउट तो नहीं? x से y तक ले जाने में किया गया वर्क कितना होगा? अगर मुझे x से y तक ले जाने में किया गया वर्क निकालना है तो जैसे हमने इन्फिनिटी से r तक लाने में किया गया वर्क निकाला था, वैसे ही हम ये भी निकाल देंगे सर, r1 से r2 तक ले जाने में किया गया वर्क कितने के इक्वल हो जाएगा? Gmm/f की वैल्यू कितनी? Gmm/x² इंटू dx। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा आपका W, और यही होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बताओ कितना आ जाएगा? ये कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये अंदर चला जाएगा, ये हो गया x⁻²2 dx। लिमिट कहां से कहां तक? R1 से लेकर R2 तक। तो W इक्वल टू आ जाएगा आपका Gmm, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये आएगा -1/x, और ये हो जाएगा R1 से लेकर R2 तक। बताइए W इक्वल टू कितना होगा? ये आ जाएगा सर W इक्वल टू Gmm इंटू में, बताओ एक बार यहां पर क्या रखेंगे? अपर लिमिट माइनस का 1/R2, फिर बीच में माइनस का साइन, और ये -1/R1, -1/R1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां से W कितना आ जाएगा बच्चों? सब मिला जुलाकर हम बोलेंगे सर W इक्वल टू आ जाएगा Gmm आ जाएगा। ये वाला 1/R1 पॉजिटिव और ये वाला 1/R2 नेगेटिव हो जाएगा सर। तो ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। पक्का? आप मुझे देखकर बताओ R1 की वैल्यू ज्यादा है या R2 की वैल्यू ज्यादा है? R1 की। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? U इक्वल टू, नहीं डेल्टा U, ये वर्क डन ही कितने के इक्वल भी होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होगा। यहां से यहां तक आने में की गई, यहां से यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा। ये चेंज, बार बार कह रहा हूं, डिफरेंस नहीं,
चेंज, ठीक है। कितने के इक्वल होगा? डेल्टा यू बराबर जी एम एम अपॉन R1 माइनस जी एम एम अपॉन R2। आप में से कोई मुझे बताएगा R1 बड़ा है या R2? R1 बड़ा है तो पहला टर्म बड़ा होगा या दूसरा टर्म? पिटाई कहाँ ध्यान है? 3 बार 4 बार रिपीट कर लिया, पहला पहला। अरे कैसे, पहले दिमाग तो लगाओ। हाँ, मैंने बोला R1 बड़ा है या R2? R1 की वैल्यू ज्यादा है या R2 की वैल्यू? R1 की वैल्यू ज्यादा है। अगर R1 की वैल्यू ज्यादा है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों का डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। तो पहला वाला टर्म छोटा है, दूसरा टर्म बड़ा है, डेल्टा यू कैसा आएगा? बोलो, नेगेटिव। ये डेल्टा यू नेगेटिव क्यों आ रहा है? डेल्टा यू नेगेटिव क्यों आ रहा है? वर्क ऑब्टेन हो रहा है। इस केस में भी वर्क क्या ही हो रहा है? ऑब्टेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सर x से आप y जा रहे हैं और x से y किधर की ओर जा रहे हैं? सरफेस ऑफ अर्थ की ओर जा रहे हैं। आई बात समझ में? जब भी कोई बॉडी अर्थ के सरफेस की ओर आएगी, जब भी कोई बॉडी अर्थ के सरफेस की ओर मूव करेगी तो वर्क ऑब्टेन होगा, और जब भी कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से अवे जाएगी वर्क डन होगा। वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्क ऑब्टेन इज ऑलवेज नेगेटिव। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा होगा कि वर्क ऑब्टेन हो रहा है। समझ गए ना? अभी कोई डाउट है? नहीं, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, जी एम एम अपॉन R1 की वैल्यू ज्यादा है या जी एम अपॉन R2 की वैल्यू ज्यादा है? फॉर्मूले में नेगेटिव आना ही बता रहा है ना। कहाँ है फॉर्मूले में नेगेटिव साइन? वहाँ है, यहाँ तो नहीं है ना। हाँ अभी हम आपने तो छोड़ना है पोटेंशियल, हम देखिए डिफरेंस। हाँ, नहीं डिफरेंस नहीं, बात समझो मैं बता दूँ। सुनो मेरी बात पहले। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि सर इस फॉर्मूले में तो माइनस था, इसमें क्यों नहीं आया? इसमें भी माइनस आ रहा है, ये भी तो माइनस ही है। अल्टीमेट टोटल वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव? तो नेगेटिव ही है, घबराइए मत। अर्थ की सरफेस की ओर आएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव, अभी भी ये मोर नेगेटिव होता जाएगा। नहीं समझे? जैसे जैसे आप x से y की दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो जो बाद वाला टर्म है वो और बड़ा होता जाएगा, माइनस वाला टर्म और बड़ा होता जाएगा, और माइनस वाला टर्म अगर बड़ा होगा तो वैल्यू माइनस में ज्यादा आने लगेगी, मतलब बिकम्स मोर नेगेटिव। नहीं समझे? पक्का? देखो, बारंबार एक बात मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों कई दिनों से घर सा कर गई है अचानक, और वो ये कि मैं आपको जो चीज बताने की कोशिश कर रहा होता हूं, पता नहीं आप उस तरफ समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, उसको दिमाग लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं। अगर सबसे पहला काम है ये जानना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो जी सुनो आप ध्यान से। एक तो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position. This is the definition of 9th class. Okay, बात समझ ना? और दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर। क्लियर है बात? लेकिन अब हम चले गए कौन से चैप्टर में? ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो इसने यह कहा कि नहीं, असली डेफिनेशन ये है। क्या है असली डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ वर्क डन। बोला वर्क डन ही है, बाद में पता चला कि वर्क ऑब्टेन हो रहा है। अब इसी का हम जस्ट उल्टा प्रोसेस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा अपने आप ही वर्क ऑब्टेन हो रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है ना? अभी के केस में मैंने क्या लिया? R1 ग्रेटर देन R2, तो डेल्टा यू कैसा आया? नेगेटिव। और अगर मैं ले लूं R1 लेस देन R2, तो R1 लेस देन R2 का मतलब अगर R1 यहां लिया तो R2 ऊपर लेना पड़ेगा। तो अगर R1 लेस देन R2 लूंगा तो मतलब मैं कहां जा रहा हूं? अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर। सब कुछ सेम रहेगा, बदलेगा क्या? बोलो, सिर्फ लिमिट बदलेगी। पहले हम R1 से R2 पे ला रहे हैं। अभी भी मैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, 9th क्लास की डेफिनेशन को मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत हो गई, वो भी सही है। अभी भी तो हम क्या ही कह रहे हैं? R1 पोजीशन से ऑब्जेक्ट को कहां ला रहे हैं? R2 पोजीशन पर। तो जो एनर्जी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन के कारण होती है, उस एनर्जी को ही कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ लो ना? अभी भी तो यही बात मायने रख रही है कि आप x से y पे ला रहे हैं कि y से x पे ले जा रहे हैं।
बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर मैंने R1 को छोटा लिया और R2 को बड़ा लिया तो बच्चे अब मैं कहूंगा R1 से हम कहाँ जा रहे हैं अभी? R2 पर, लेकिन R1 की वैल्यू छोटी है तो लिमिट अभी भी क्या ही रहेगी? R1 से R2 रहेगी, सब कुछ सेम आ जाएगा। लेकिन चूंकि R1 छोटा है और R2 बड़ा होता जा रहा है, जितना दूर जाओगे R2 बड़ा होता जाएगा, तो R1 छोटा, जो छोटा उसकी वैल्यू बड़ी, और R2 बड़ा होता जाएगा, इसकी वैल्यू छोटी। बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी। इसलिए नीचे से ऊपर जाने पर वर्क डन पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आने पर वर्क डन नेगेटिव। नीचे से ऊपर जाने पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आने पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। बोलो इतने में को डाउट हो तो? श्योर 100%? बहुत अच्छे। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर और समझो, बार बार कह रहा हूं अब इसको, इसका दूसरा वाला केस नहीं बताना चाह रहा मैं। कौन सा वाला? R1 से R2, समझ में तो आ गया ना? अगर मैंने R1 से R2 लिया, अच्छा एक और रास्ता भी है, आप मत करो R1 को छोटा R2 को बड़ा, आप एक काम कर लो, इसी क्वेश्चन में क्या कह दो कि सर हम y से x पे जाना चाहते हैं, y से x पे। अब y से x पे जाओ तो y की लिमिट यहां रखेंगे और x की लिमिट यहां रखेंगे, फाइनल वाली को यहां, इनिशियल वाली को यहां। तो फाइनल वाली कितनी है? इनिशियल वाली कितनी है? R2। फाइनल वाली कितनी हो जाएगी? R1। तो R2 से R1 लेंगे, यहां R2 आएगा, यहां R1 आएगा। अब हम बोलेंगे R1 बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी है, R2 छोटा है तो इसकी वैल्यू बड़ी है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? लकी समझ में आ रहा तुम्हें? ठीक। अल्टीमेट रिलेशन क्या निकला? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सारी बातों को छोड़कर बच्चे जल्दी से, बस सारी बातों को छोड़ के समराइज करते हैं चीजों को। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो आपका जवाब आएगा U बराबर माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। मतलब ये क्लियर? समराइज कर रहा हूं, क्लियर? मैं पूछूंगा बच्चे ये r क्या है, तो आप बोलोगे r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एट विच वी वांट टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? मैं पूछूंगा स्मॉल m क्या है? स्मॉल m इज द मास ऑफ दैट बॉडी हुज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी मेजर्ड या वी वांट टू मेजर्ड। समझ गए ना? स्मॉल m उस बॉडी का मास है। मैं पूछूंगा कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ। हम चूंकि अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए। क्लियर? मैं बोलूंगा कैपिटल G क्या है? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हो गया? बहुत अच्छे। अब फिर सुनो, अगर मैंने आपसे कहा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ध्यान सुनिएगा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी में आने वाला चेंज कितने के इक्वल होगा, तो आप जवाब देंगे GMM ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 या GMM अपॉन R1 माइनस GMM अपॉन R2। R1 क्या है? R1 क्या है? उस पॉइंट की पोजीशन जिससे ले जा रहे हैं, जिससे बॉडी को, ये मत चिंता करना नीचे है कि ऊपर है, चिंता छोड़ दो उसकी। R1 क्या है? उस पॉइंट की पोजीशन जिससे बॉडी को ले जा रहे हैं। और R2 क्या है? जहां ले जा रहे हैं, जहां ले जा रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। R1 मतलब जहां से ले जा रहे हैं और R2 मतलब जहां से, जिस पे ले जा रहे हैं। और किसके रेस्पेक्ट में दोनों R1 R2? सेंटर के। ये बात हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस नापी कहां से जा रही होंगी? सारी सेंटर ऑफ अर्थ से। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? भैया ये दो, इस केस में जब हम किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि हम कहां से कहां ले जा रहे हैं। अगर लोअर हाइट से, लोअर पॉइंट से, लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड पे ले जा रहे होंगे तो पॉजिटिव आएगा, हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पे ला रहे होंगे तो नेगेटिव आएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव आना मतलब वर्क ऑब्टेन, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव आना मतलब वर्क डन। करना पड़ेगा। और वैसे भी दिमाग लगाओ, जाहिर है आप नीचे से किसी बॉडी को उठा रहे हो, है ना? ध्यान सुनो, ध्यान से देखो, ये किताब है, इसको यहां से मैं उठा के ऊपर ले जा रहा हूं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। और यहां ले जाके मैं इसको छोड़ दूं तुरंत अपने आप नीचे आ जाएगी। तो वर्क करना और वर्क ऑब्टेन होना, बात समझ में आ गई? बढ़े आगे? बहुत अच्छे। अब अगला पॉइंट देखिए ध्यान से, ठीक है ना? अगर मैं बॉडी को कहां से कहां ले जाऊं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इस बॉडी को सरफेस से, अब देखूंगा कौन मुझे बताएगा, इसी में छिपा हुआ होगा आंसर, इसी में आपको थोड़ा मैनिपुलेशन करना होगा और मुझे आंसर बता देंगे आप, ठीक है? ये वाला पार्ट जहां तक आपने कल कर रखा था वो हटा दे रहा हूं, ठीक है ना?
इतना तो मैंने लिखवा देता ना शायद। अब देखो, अगर मुझे इस बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से h ऊंचाई पर ले जाना हो तो क्या करूंगा? वेरी गुड, बोलिए और बोलिए, सही बताइए। देखिए, हम कहेंगे सर मुझे कहां से कहां ले जाना है? अर्थ के सरफेस से h ऊंचाई ऊपर, अर्थ के सरफेस से h ऊंचाई ऊपर। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं इफ द बॉडी मूव्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू एट हाइट h, एट हाइट h, तो बताओ लोअर लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट, वेरी गुड, कैपिटल R। अपर लिमिट क्या होगी? R प्लस h, या तो स्मॉल r। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर ये टर्म बदल जाएंगे। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू बदली? मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, आप बिना टेंशन लिए क्या कहो, मैंने बताओ ये फॉर्मूला आपको कैसे याद कराया। मैंने कहा आपको याद करना है किन्हीं दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी में आने वाला चेंज इक्वल होता है, जहां से ले जा रहे हैं वो पॉइंट नीचे और जहां ले जा रहे हैं वो पॉइंट वहां। हम अभी भी R1 से R2 पे लाए थे, तुम यहीं पे रखो ना R1 से R2, नहीं समझे? या तो फिर एक काम करेंगे, यहां से क्या करेंगे, R1 की जगह पर कैपिटल R और इस R2 की जगह पर R प्लस H सॉल्व करेंगे, दौड़ते वही आएगा। बोले नहीं आएगा? देखो W इक्वल टू GMM, W इक्वल टू कितना जाएगा? GMM, और ये आ जाएगा ये हो जाएगा 1/x², चलिए GMM 1/x² dx। लिमिट कहां से कहां तक? R से लेकर R प्लस H होगा। अब यहां पे आ जाओ, इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे। ये आएगा GMM, ये कितना आ जाएगा? -1/x। लिमिट कहां से कहां तक? R से लेकर R प्लस H। मैं तुम्हें कई तरीके समझा रहा हूं, सीधे चाहता तो यहीं पर रखवा देता वैल्यू। R1 की वैल्यू कितनी रखो? कैपिटल R। R2 की वैल्यू कितनी रखो? R प्लस H। समझ गए? तो आंसर आ जाएगा आपका वहीं। ये सब नहीं करना पड़ेगा। बट आए सारे के सारे कहां से? इसी से। असली फॉर्मूला कौन सा है? ये। इसमें तुम लिमिट बदलो, आंसर ले आओ, कोई भी कहीं से भी। समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या कहा, ये हो गया GMM और ये हो जाएगा कितना? -1/R प्लस H, फिर बीच में माइनस और -1/R, सब मिला जुलाकर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? बोलो ना बच्चों, W इक्वल टू क्या ऐसा कुछ आ जाएगा? GMM और ब्रैकेट के अंदर 1/R माइनस 1/R प्लस H। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? बताओ क्या मैं कुछ गलत कह रहा था? अगर हम चाहते तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, मेन दो फॉर्मूले, सब मिला जुला सब हटा दो, सिर्फ दो फॉर्मूले याद करो। कौन कौन से दो? एक सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर्मूला क्या होगा? -GMM/r। क्लियर? और एक याद करो, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डेल्टा U बराबर GMM/R1 माइनस GM1/R2। R1 मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट या उस पॉइंट की पोजीशन जहां से ले जा रहे हैं, R2 उस पॉइंट की पोजीशन जहां ले जा रहे हैं। बात खत्म। ये भी मत सोचना नीचे से ऊपर जा रहे हैं कि ऊपर से नीचे, आपको बस यही करना, जहां से ले जा रहे हैं वो यहां और जहां ले जा रहे हैं वो यहां। अपने आप आंसर माइनस में या प्लस में आएगा, खुद आएगा, और वो खुद ही माइनस और प्लस साइन हमें बताएगा कि हमें वर्क करना पड़ रहा है या वर्क ऑब्टेन हो रहा है। क्लियर? अभी देखो यहां खुद ब खुद आ गया आपका क्या, बताओ, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पक्का? सोच लो। हाँ सर, 1/R की वैल्यू बड़ी होगी और 1/R प्लस H की वैल्यू छोटी होगी। बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, पॉजिटिव आंसर आएगा, और हम क्या कर रहे हैं? अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जा रहे हैं, तो क्या ही आना चाहिए था? पॉजिटिव ही आना चाहिए था। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। पक्का? अब मैं बताऊंगा कैसे कैसे नोट डाउन करना है, पहले नोट करिएगा इसको, फिर इसके बाद में इसके आगे कौन सा वाला फॉर्मूला प्रूफ कराना चाह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, अभी जब मैंने आपसे बोला अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर, तो आपने मुझे लिमिट बता दी, सर लिमिट लेंगे कैपिटल R से लेकर R प्लस H तक। जो आप इससे पहले पढ़ते आ रहे थे, बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को अगर h हाइट ऊपर उठाया जाए तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। इसका मतलब ये टर्म, अगर जरा सा भी आपको फिजिक्स पे यकीन है और मैथ्स पे यकीन है, तो ये टर्म किसके इक्वल होना चाहिए? mgh के इक्वल होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको हम प्रूफ कर देंगे, चिंता आप मत करो, ठीक है ना। असलियत में फॉर्मूला यही है
लेकिन 9th क्लास में हम लोगों को ये इतने बड़े बड़े फॉर्मूले ना बता करके, क्योंकि ना तो किसी को इंटीग्रेशन आता 9th क्लास में, ना किसी को लिमिट अप्लाई करनी आती, ना किसी को ये सब चीजें पता होती, इतना डिटेल में नहीं पता होता। बस उनको क्या याद करा दिया जाता है कि वर्क डन ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। और वो कितने के इक्वल होता है? बोलते हैं वेट लग रहा है नीचे, हाइट जा रही है ऊपर, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो mg इंटू एच लगा करके हम कह देते थे कि mgh ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतनी कहानी बताई गई अभी। मैं बार बार कह रहा हूं, क्या आपको इस बात पे यकीन हो रहा है कि ये जो लिखा है, ये जो यहां लिखा है, ये टर्म यही कितने के इक्वल है? mgh के इक्वल है। अगर नहीं भी यकीन हो रहा, करो। क्यों कह रहा हूं करो? क्योंकि या तो वो गलत था, अगर नहीं होता, अगर ये उसके इक्वल ना हुआ तो या तो वो गलत था या तो ये गलत है। और अगर दोनों आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं क्योंकि वहां भी कोई गलत नहीं पढ़ा जा रहा था। वर्क एनर्जी एंड पावर में भी हमने वही पढ़ा है, mgh हमने 11th में भी वही पढ़ा है। वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में मैंने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखवाई है? द पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन, याद है? और फॉर्मूला क्या लिखवाया? W बराबर U बराबर mgh। क्लियर है ना? तो अभी हम इसको प्रूव करेंगे mgh के इक्वल। लेकिन उससे पहले मेरे लिए जगह बनानी जरूरी है, तो आपको कहां से शुरुआत करनी है? जहां आपने पिछली क्लास में छोड़ा था, क्या छोड़ा था? फॉर्मूला बना के छोड़ दिया था -gmm अपॉन स्मॉल r, याद है? बस उसी में स्मॉल r की जगह पे लिख दीजिए कैपिटल R प्लस h, ये फॉर्मूला और बढ़ जाएगा। तो u बराबर क्या बन गया? -gmm अपॉन कैपिटल R प्लस h। हो गया वहां तक? उसके बाद से यहां से शुरू करेंगे। स्पेशल केस पहले लिखेंगे, ठीक है ना? इस स्पेशल केस में क्या आ जाएगा? अच्छा हाँ, स्पेशल केस में यहां तक आ जाएंगे, बस ये खत्म। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? फिर ये एक तरीके से एक नया डेरिवेशन हुआ, समझ में आ रही बात ना? यहां से मतलब मैंने दोबारा ड्राइव करा दिया, क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करा दिया आपको। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या ये कह लो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब इन्फिनिटी या आर स्पेशल मत बनाओ, बस बोलो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? अब मुझे जरा ध्यान समझाना, बहुत ध्यान से, बड़े काम की बात। तुम में से कौन मुझे बता पाएगा कि अर्थ के सरफेस पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉडी को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? बोलो। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, या छोड़ो, इन दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा? 0। व्हाट इज द रीजन? हाइट सेम है, हाइट सेम है। मैं ये तो कह रहा हूं कि जहां से ले जाना उसको पहले और जहां ले जाना उसको बाद में। अब भी वही करो आप मानो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो r1 माइनस r2 करो, बट बोल दो चूंकि r1 बराबर क्या है? r2। एल्टीट्यूड तो दोनों का सेम है ना? ये r1 r2 ऊपर नीचे जाने पर तो होता है, अगर ऊपर नीचे ले जाओगे तो होगा वर्क, अदरवाइज यहां से वहां से यहां ले जाने पर वर्क नहीं होगा। कौन सा वाला वर्क नहीं होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला वर्क नहीं होगा। रही बात इसकी कि सर मेरे को यहां हवा में, इसका मतलब तो फिर एरोप्लेन अगर एक एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, वर्क होगा। बट दिस इज नॉट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस इज नॉट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस इज द वर्क डन बाय द इंजन ऑफ द एरोप्लेन। नहीं समझे? एरोप्लेन का इंजन उसको आगे बढ़ा रहा है तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो वर्क किससे निकलेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकलेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे, जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके बच्चों। पहले स्पेशल केस, सबसे पहले स्पेशल केस, ठीक है? और फिर ये नया डायग्राम, ठीक है ना? एक छोटा सही हिसाब से बनाइएगा डायग्राम। और ये मैंने पूरी कहानी आपको बता दी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है? बार बार कह रहा हूं, ये तो यही खत्म हो जाएगा बस। स्पेशल केस तो यहां बना के छोड़ देंगे। अर्थ के सरफेस पर कितना होगी वैल्यू? अगर कोई तुमसे पूछे अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -gmm अपॉन कैपिटल R। क्लियर? फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा डेरिवेशन करेंगे यहां तक। यहां करने के बाद फिर यहां जाएंगे, इफ द बॉडी मूव्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू, इतना है ना? बहुत अच्छे, नहीं समझ रहे हो? अभिज्ञान ध्यान लगाओ बच्चे। ये फर्स्ट, ये फिर बाद में यहाँ पर सेकंड बार टाइम पे ये नोट करेंगे और फिर थर्ड टाइम ये नोट करेंगे, ठीक है ना? ऐसे सीक्वेंस में नोट करना, पहले ये केवल इतना पार्ट, ठीक है? फिर ये पूरा सेकंड में आ जाएगा ये पूरा पार्ट, फिर ये थर्ड में आ जाएगा पूरा पार्ट, ठीक है? करिए, देखिए अब मुझे ये वाला हिस्सा इसका क्या करना है? केवल यहां से हटाना है, ध्यान दीजिएगा। देखो
बस थोड़ा सा, जहां आपने इतना पेशेंस रखा थोड़ा सा और पेशेंस रखें और मुझे बताएं कि ये आपको यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, चलो जी। अब हम क्या करेंगे, यहां से W इक्वल टू GMM, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने ब्रैकेट के अंदर ही अभी क्या कर लिया, 1/r जबरदस्ती कॉमन ले लिया। बोलो क्या बचेगा, अगर मैंने 1/r जबरदस्ती कॉमन ले लिया, ये बचेगा सर 1 माइनस 1 बोलो, मैंने यहां से भी जबरदस्ती r कॉमन लिया तो 1 प्लस h/r। नहीं समझे हो तो बोलो, नहीं आया, देखो मैं समझा रहा हूं। मैंने दोनों में से मैं प्यारे जबरदस्ती कॉमन लिया r, चलो ऐसे भी नहीं लेता, और डिटेल में समझाता हूं, कहां लेगा बताना है। W इक्वल टू GMM, ब्रैकेट में ये है बच्चे 1/r है। अब मैंने यहां से क्या किया, इन दोनों में से जबरदस्ती r कॉमन लिया, ठीक है, क्या बचेगा यहां पर 1 प्लस h/r बचेगा। अब बताओ 1/r यहां भी है, 1/r यहां भी है, तो ये 1/r बाहर आ जाएगा। बहुत अच्छे, तो W इक्वल टू हो जाएगा GMM/r, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, केवल 1 माइनस 1/1 प्लस h/r। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इस 1 प्लस h/r को हम कहां ले जाएंगे, ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई अब बात ना करो बिल्कुल भी, देखो इतना काम का टॉपिक चल रहा हो तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। देखो अब क्या करेंगे, W इक्वल टू GMM/r, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, इसको ऊपर ले गए, इसकी पावर कितना है यहाँ पर सुहानी 1, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा की पावर -1, समझ पा रहे हो। अब ये हो गया x प्लस या a प्लस बी की पावर 1 प्लस एक्स की पावर n। याद करो फॉर्मूला बता चुका हूं, 1 प्लस एक्स की पावर n को हमेशा फिजिक्स में 1 प्लस nx, 1 प्लस nx बता चुका हूं ना। बहुत अच्छे, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस nx, n प्लस हाइयर टर्म्स, और जो हाइयर टर्म्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो कुल मिला जुलाकर क्या हो जाएगा यहां पर, W इक्वल टू, बोलो बच्चे, GMM/R, ब्रैकेट में बोलो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 माइनस h/r। बोलो गलत तो नहीं कर दिया, बताओ क्या किया, पता है 1 प्लस एक्स की पावर n, समझ पा रहे हो कि नहीं। 1 प्लस, इसको प्लस मानो ना आप, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो b, 1 प्लस एक्स की पावर n होगा तो 1 प्लस nx, 1 माइनस एक्स की पावर n होगा तो 1 माइनस nx, नहीं समझे। तो ये जाएगा 1 माइनस, अब ये देखो यहां पर, इसको छोड़ दो, आप छोड़ो इसको, ये तो 1 माइनस पहले से था, इसको यहीं छोड़ दो। ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस nx, तो 1 प्लस, लेकिन ये माइनस का 1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 इंटू h/r मतलब 1 h/r। बोलो बात समझ में कि नहीं। इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, W इक्वल टू GMM/R इंटू में 1 माइनस 1 प्लस h/r। अरे तुम में से कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं होनी चाहिए वैसे। क्या होगा ये 1 माइनस 1, ये खत्म। W बराबर GMMH/r²। क्या हुआ पीयूष, नहीं बताओगे कैसे हम इसको MGH बना सकते हैं। ये MGH लिखा हुआ है सामने आपके, समझ गए ना। कैपिटल GM/R² कितने के इक्वल होता है, G के इक्वल होता है, बन गया GMH। GMH मतलब वही MGH। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। बहुत अच्छे, हम यहाँ लिख देंगे चूंकि स्मॉल g बराबर होता है क्या, कैपिटल GM/R², इसकी जगह पर स्मॉल g। W बराबर क्या आ जाएगा MGH। ये वर्क ही कितने के इक्वल, बहुत बढ़िया, क्या कहने, यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, समझ गए ना। तो गलत नहीं हुआ, अभी भी सुनो। अच्छा, ये हमने किससे बनाया, वापस याद करो किससे बनाया, सुनो बच्चे सुनो, किससे बनाया, वर्क डन टू मूव द बॉडी, वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट h। अर्थ के सरफेस से h हाइट, ऊंचाई पर ले जाने पर कितना वर्क करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला ये बन के आया था। इसी को आगे हमने सिंपलीफाई कर दिया, कहां पहुंच गए अल्टीमेटली रिजल्ट पर, MGH। इसका मतलब क्या नतीजा निकला कि किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से अब
बार बार रिपीट करूं क्योंकि ये अर्थ के सरफेस से है, अर्थ के सरफेस से कहां ले गए, h हाइट ऊपर। हालांकि सब कुछ किया गया कहां से, है सेंटर से, क्योंकि कैपिटल आर का लेने का मतलब है सेंटर से पहले पॉइंट की दूरी कितनी है, कैपिटल आर, मतलब सरफेस की दूरी कितनी है, कैपिटल आर, रेडियस के इक्वल, और सेंटर से उस पॉइंट की दूरी कितनी है, आर प्लस एच। नहीं समझे? तो ये वहीं से लिया और इसी को आगे सिंप्लीफाई करते गए, अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आया वर्क डन कितने के इक्वल, mgh के इक्वल। तो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो गलत नहीं है, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊंचाई पर। अभी बोलो को डाउट हो तो, पक्का बच्चे बात समझ में आ रही है? अगर तुमसे सवाल कर बैठूं, बहुत ध्यान सुनो, अगर मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं कि भाई अर्थ के सरफेस को ही अगर हम लोग रेफरेंस मान लें, अगर हम अर्थ के सरफेस को ही क्या मान लें, रेफरेंस मान लें, तो अर्थ के सरफेस को रेफरेंस मान लेने पर h की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब सॉरी पहले पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, समझ गए ना, रेफरेंस लेवल, और वो हाइट कितनी हो जाएगी, h। तब हम क्या बोलेंगे, कहां से कहां ले गए, 0 से h, समझ गए ना, 0 से h, ठीक है। तो फिर 0 से h वाला केस लेना पड़ेगा, क्लियर है? लेकिन आप उस चक्कर में पढ़ो ही नहीं, बस आपको इतना समझना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, कहां से कहां ले जाने पर, सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पर ले जाने पर, क्लियर है? वो जो हमें ये बताया जाता है कि हम सरफेस ऑफ अर्थ पर, इतना हुआ ना, ये क्या भी हुआ एक तरीके से, वर्क डन भी हुआ और यही क्या भी हुआ, अर्थ के सरफेस और इस पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी तो हुआ, क्लियर? तो ये एक तरीके से हमने क्या कहा, ये u1 माइनस u2 भी तो हुआ, u1 माइनस u2, और u1 माइनस u2 अगर mgh के इक्वल है, और हम कहते हैं कि अगर हम ये सरफेस को ही क्या मान लें, बल्कि u2 माइनस u1, u2 माइनस u1 डेल्टा u, अगर इसको 0 मान ले तो u2 ही कितने के इक्वल हो गया, सीधे mgh के इक्वल। अर्थ के सरफेस को अगर हमने क्या माना, रेफरेंस पॉइंट, तो फिर सीधे सीधे वर्क का फॉर्मूला बस क्या लिख देना होता है, mgh, क्लियर है? अभी कोई डाउट है? नहीं। एक बात और समझो, आप अर्थ के सरफेस से h ऊंचाई ऊपर वाले ये वाला फॉर्मूला लगा के एनर्जी की वैल्यू निकालो, या फिर ये मान लो मैंने कहा अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना वर्क करना पड़ेगा या कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो 6400 और ये हो जाएगा 6410, इससे निकालो चाहे इससे निकालो सेम आंसर आएगा, समझ गए? बहुत अच्छे, नोट कर लो। इसको आगे तक ले जाओ जल्दी से, ठीक है ना? सुनिए एक मिनट, अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे अभी, ठीक है? उससे पहले छोटा सा डिस्कशन, मैंने पूछा है अर्थ की रेडियस सिकुड़ जाने से, अर्थ की रेडियस कम हो जाने से, अर्थ की रेडियस कम हो जाने से कौन सी स्पीड पर फर्क पड़ेगा? वेरी गुड, रोटेशनल स्पीड पर फर्क पड़ेगा, मतलब दिन और रात के ड्यूरेशन में चेंज आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर अर्थ की रेडियस क्या हो जाए, कम हो जाए, सिकुड़ जाए, सिकुड़ जाए, कम हो जाए, बोलो दिन और रात का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा घट जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? सर रेडियस छोटी हो गई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। उतना ही मास जब एक्सिस के करीब आ जाता है, एक्सिस के जितना करीब रहता है, बहुत जल्दी इसके एक्सपेरिमेंट की कभी वीडियो आने वाला है, परेशान मत होइए, ठीक है ना? इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ठीक है ना? मतलब सुनिए, हाँ सुनो, उसमें मुझे बहुत डर लग रहा था, है ना? तुम लोग यही सोच रहे होंगे कि मुझे डर लग रहा था, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे एक्चुअली बोलना था, ठीक है ना? तभी बात समझिए ध्यान से। सबसे पहली बात यह है ना, क्योंकि मैं फिजिक्स पे पूरा यकीन करता हूँ भाई, मैथ्स और फिजिक्स पे खास तौर से, मतलब पूरा भरोसा है कि अगर आप उसके सही कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं तो कतई डरने की जरूरत नहीं है, बड़े से बड़ा एक्सपेरिमेंट कर जाओ। जैसे मैंने आपको कहा, किसी एक वायर को जिसमें पूरी 11,000 लाइन जा रही हो, या बहुत जो आपके घरों में लाइन जा रही है ना, एक तार पकड़ के लटक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लटक के आपको दिखा सकता हूं आराम से, हाँ और क्या, एक तार, लेकिन गलती से तुम टच मत कर देना बस, नहीं तो दोनों जाएंगे, ठीक है ना? बात समझ में ना? मतलब पता लगा मैं लटका हुआ ऐसे तार पकड़ के लटक गया, मैं एक तार बार बार कह रहा हूं, एक तार पकड़ के लटके रहो। अब तुमने अगर जमीन पे खड़े होकर हल्का भी टच किया मुझे, फिर दोनों जाएंगे, ठीक है ना? तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है ना? जब पाथ ही नहीं मिलेगा, है ना? एक बात बताओ, अरे इसका ये बच्चे इधर ध्यान लगाओ, उसका सीधा एग्जांपल है, आप इस तार को सुनो, इस तार को कट करके छोड़ दो, यहां से कट मारो छोड़ दो, क्या हवा में करंट आ जाएगी? क्या नहीं आएगी।
लेकिन सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो आ जाएगी। अब उसको आप किसी लोहे के चिमटे से तार मत जोड़ो, लोहे के चिमटे का एक सिरा उधर जोड़ो, एक सिरा इधर जोड़ दो, आ जाएगी करंट। कंडक्टर होना चाहिए कोई बीच में, ठीक है ना, समझ में आई बात ना। अब एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर, हालांकि पूरी तरीके से इंसुलेटर नहीं होती, बैड कंडक्टर बोला जाता है। क्लियर है ना, खैर छोड़ो, बाद में बात करेंगे। फिलहाल बस मैं इतना बताना चाहता कि अगर रोटेट करती हुई कोई बॉडी का मैक्सिमम मास एक्सिस के करीब कॉन्सेंट्रेट हो जाए, एक्सिस के करीब कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है। बिकॉज एक्सिस से दूरी कम हो जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटता है तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर अर्थ की रेडियस सिकुड़ जाए तो अर्थ की रेडियस सिकुड़ जाने से क्या होगा, अपनी खुद की एक्सिस के करीब आ जाएगा उसका सारा मास, इसका ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी कौन सी वाली, ये वाली रोटेशनल स्पीड, तो छोटा हो जाएगा, दिन का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बोलो बात समझ में कि नहीं। सिमिलरली प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। सिमिलरली सन से अर्थ की जो एवरेज डिस्टेंस हमने ली है, सन से अर्थ की जो एवरेज डिस्टेंस ली है, पहली बात टाइम टू टाइम ये वेरी करती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से वो टाइम टू टाइम वेरी करती है, कभी कभी बहुत फारदेस्ट होती है अर्थ सन से और कभी कभी बहुत क्लोजेस्ट होती है सन के। समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। एपीहेलियन पेरिहेलियन कुछ इस तरह सब पढ़े हैं ना, ओके चलो ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर बात समझने वाली इतनी सी है कि अर्थ की अगर अर्थ की जो एवरेज डिस्टेंस है अगर वो बड़ी हो जाएगी, समझो कि ऑर्बिटल रेडियस बड़ी हो गई, ऑर्बिटल रेडियस बड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, एंगुलर स्पीड, रोटेशनल स्पीड, ये वाली स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंगुलर स्पीड घट जाएगी। क्लियर इतनी बात। एंगुलर स्पीड घट जाएगी तो इसका मतलब चक्कर देर में लगेगा, क्योंकि t = 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। समझ में आ रही बात। अगर ओमेगा घट जाएगा तो t बढ़ जाएगा, मतलब चक्कर बड़ा हो जाएगा। अब बोलो बात समझ में है कि नहीं। तो इनका कहना यह था कि अगर सपोज कर लीजिए कि किसी प्लेनेट की स्पीड को हमने बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो सर टाइम पीरियड क्या हो गया, एक तरीके से आधा हो गया, क्योंकि t = अगर मैंने ये लिया फॉर्मूला t = 2 पाई r अपॉन v, इसी बेस पे बात कर रही हो ना, ओमेगा वाले बेस पे बात तो नहीं कर रही हो ना, हालांकि ये भी ओमेगा ही है। कैसे, v बराबर r ओमेगा, v बराबर r से r कट गया 2 पाई बाई ओमेगा, यही होता कैपिटल T का फॉर्मूला। समझ गए, बहुत अच्छे। अगर इसको डबल कर दूंगा तो t आधा हो जाएगा। क्लियर। तो इनका सवाल ये है, बच्चे ध्यान लगाओ। हाँ कोई बात नहीं, वो कहीं का भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा ही है मेरी नजर में, है ना, क्योंकि तुमने पूछा है। अभी सुनो, तो अभी टाइम पीरियड क्या हो गया, आधा हो गया। मान लीजिए कि ये अभी का टाइम पीरियड है, t1 बराबर इतना, फिर हमने कहा सर t2 बराबर कितना, 2 पाई r2 अपॉन में कितना, v2। ठीक है, क्लियर रहती बात। क्या हो जाएगा, v2 के डबल हो जाने से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो सन से अर्थ की दूरी है उसमें क्या फर्क आएगा। तो हमने पढ़ा हुआ है t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर बराबर r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब। क्लियर। पहली दूरी और बाद की दूरियों के हिसाब से अगर तुम्हें t1 t2 का रिलेशन निकालना है तो एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे। अच्छा इसका निकालना है ना, ये निकालना है। मान लीजिए कि t1 और t2, चलो खैर कुल मिलाकर t2 कितना हो गया, t1/2, ये हो जाएगा आपका t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 का होल क्यूब हो जाएगा। बहुत अच्छे। ये कह दूंगा यहाँ t2 की वैल्यू कितनी हो गई, t1/2, तो ये हो जाएगा t1 अपॉन t1/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, r1 अपॉन r2 का होल क्यूब। ये 2 चल जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 की पावर 3। तो बच्चे जब भी कभी एक तरफ से पावर हटाई जाती है, जब भी कभी एक तरफ से पावर हटाई जाती है तो दूसरी तरफ वो पावर नहीं। यार कैसी बातें कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग, तो अजीब सी बातें करने लगते हो अचानक। x की पावर n बराबर अगर z हो, x की पावर n बराबर अगर z हो, चलो ये भी नहीं बताता, यहां से बताता हूं। अगर रूट x बराबर z हो तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा z स्क्वायर। क्लियर। और अगर x बराबर कितना हो, x की पावर 2 बराबर z हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर z की पावर 1/2। पता है कि नहीं, पता है। तो इसका मतलब
अगर एक तरफ से पावर 3 को हटाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगी पावर 1/3, तो 2 का अपॉन में 1/3 आ जाएगा बस। तो फिर एक मिनट जाओ, R1 अपॉन R2, एक मिनट बस, ये आएगा 2 अपॉन 2 की पावर 2/3, ठीक है, ये आएगा बस। और बताओ, इसको उधर ले जाएंगे। हाँ ये है हाँ जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ना, तो जैसे इसको इक्वल टू करेंगे तो यहाँ के भी तो आएगा। हाँ तो अगर ये ऐसे करेंगे इस पे भी तो लगेगा। हाँ, ठीक ठीक ठीक, ऐसा उसमें नहीं दिया था। उसमें से नहीं दिया। हाँ सुनो बच्चे, कोई बात नहीं, तो वो भी सवाल खत्म हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया भी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे, क्लियर था, अच्छी बात है, बाकियों को समझ में आ गया। अभी सुनो, एक सवाल इनके दिमाग में चल रहा है कि सर जैसे ना हमने ये लिया है फॉर्मूला, सही मायनों में हमारे पास ये था t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, तो यहाँ से सर हमारा आ जाएगा t² इक्वल टू k r³, ठीक। तो जब मैं सर इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट इधर आएगा, तो k के ऊपर भी तो आना चाहिए। इनके दिमाग में ये चल रहा है, यही है, k के ऊपर आता है, कौन करा नहीं आता, आता है, लेकिन वो तुम्हें दिख नहीं रहा, बुक में लिया नहीं गया है। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि बच्चे जब दो चीजों का रेशियो डिवाइड करूंगा तो k की पावर 1/2 और नीचे वाले में भी k की पावर 1/2 आएगा, तो कट जाएगा डिवाइड से डिवाइड। एक बात। दूसरी बात, जब भी कभी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, जैसे याद करो चार्ल्स लॉ में मैंने बताया था आपको, याद है, और फिर सीधे उसके लिए क्या लिख दिया था, v1 अपॉन t1 बराबर v2 अपॉन, याद आ रहा है कुछ, क्यों लिखा था पता है? जब भी कभी डायरेक्टली दो प्रोपोर्शनल के साइन डिवाइड किए जाते हैं तो इक्वल में बदल जाते हैं, नहीं समझे? दो प्रोपोर्शनल के साइन, जैसे मान लो मैंने कहा v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t1 और v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तुम बिना कांस्टेंट लिए भी इनको डिवाइड करोगे तो भी इक्वल में बदल जाएंगे। v1/v2 बराबर t1/t2, ये नहीं लिखा जाएगा v1/v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t1/t2। अब वो क्यों नहीं लिखा जाता? अब तुम्हें यही लगा सर इसमें k नहीं आया और डायरेक्ट ये लिख दिया, तो k कहाँ गया? नहीं, बच्चे को जानबूझ के उसने क्या किया कि अगर लूंगा भी मैं k तो डिवाइड कराने पर वो कांस्टेंट दोनों केस में चूंकि सेम आएगा। जैसे देखो, हे बच्चे ध्यान लगाओ उधर, कैपिटल F का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, F बराबर G m1 m2 अपॉन, अब मैंने कहा m1 को बढ़ा के डबल कर दिया, m2 को बढ़ा के भी डबल कर दिया, तो F डैश बराबर G m1 डैश m2 डैश अपॉन में r का स्क्वायर हो गया, डिवाइड करूंगा जी से जी कट जाएगा। और अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख देता, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r² और F डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 डैश इंटू m2 डैश अपॉन r², तो डिवाइड करने पर तब भी ये कट जाता, समझ गया ना, इक्वल में ही आता। हो गया क्लियर? पक्का? बहुत अच्छे। चलिए आज के इतना काफ़ी है फिजिक्स में, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ पढ़ के गए होंगे। अगली क्लास में मतलब ये चीज़ आपको कायदे समझ में आ रही होगी। दो टर्म, ये जो सबसे मुश्किल टर्म थे इस चैप्टर में, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर हो गए होंगे। उस पर न्यूमेरिकल अभी नहीं हुए, घबराइएगा नहीं, न्यूमेरिकल करवाऊंगा, लेकिन पहले पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो कल की क्लास में एस्केप वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। चलिए आज के इतना काफ़ी है, अभी बायो वाले बच्चे बायो क्लास में जाएंगे, ठीक है ना।